हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैबिट डिफेंस। एंड आज की इस वाली वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आई डोंट थिंक सो कि इन द सर्कल ऑफ पाकिस्तान किसी ने भी पहले इस वीडियो में या इस टॉपिक पे वीडियो बनाई होगी। बट आज की इस वाली वीडियो में मैं बेसिकली एक्चुअल में रियल में एक्सप्लेन करूँगा कि मिसाइल्स वर्क कैसे करती हैं। यानी कि ये जेनेरिक एक्सप्लेनेशन नहीं होगी कि कि आप हाई जाते हो, मिसाइल को फायर करते हो, ए सीकर ऑन करती है और जाके हिट करती है। जितना हाई या जितना फास्ट हो तो मिसाइल की रेंज उतनी ज़्यादा होती है। वेल, ऑल दिस इज़ ट्रू, बट ये बताता नहीं है कि मिसाइल वर्क कैसे करती है। मैं थोड़ा सा डिटेल में काइंड ऑफ नीश टॉपिक में जाके बताऊंगा कि एक्चुअल में मिसाइल्स बर्न कितने टाइम तक करती हैं, ड्यूल थ्रस्ट एंड ड्यूल पल्स में क्या डिफरेंस है, एंड एक्चुअल में जो वो बर्न करती हैं वो कितने पावर में बर्न करती हैं, थ्रस्ट कितना जनरेट करती है। नॉर्मली थ्रस्ट को न्यूटन फोर्स में कैलकुलेट किया जाता है, बट आई विल यूज़ द टर्म किलोग्राम्स अलोंग न्यूटन फोर्स टू गिव एन आइडिया कि वो कितनी फोर्स से एक मिसाइल प्रोपेल होती है, यानी कि आगे की तरफ प्रोपेल होती है। एंड मिसाइल्स टर्न कैसे करती हैं जब एक टारगेट को चेस या एक टारगेट की तरफ जा रही होती हैं, तो मिसाइल अपने टारगेट को लीड कैसे करती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा विद एनिमेशंस। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट सम एनिमेशंस फ्रॉम ऑनलाइन। एंड एक्चुअली में एक मिसाइल के अंदर जो प्रोपेलेंट होता है वो किस टाइप से फिल किया जाता है एंड ऑल दैट। आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट I don't think so someone has ever explained it before, so it might be not as good, but trust me, you will learn a lot. अगर मतलब आपने पहले कभी नहीं इन चीज़ों के बारे में रिसर्च की। एंड मेनली मैं टू मिसाइल्स का एग्जांपल दूंगा। ऑफ कोर्स फॉर ड्यूल थ्रस्ट मेरे को PL-15 की एग्जांपल देनी पड़ेगी, बट फॉर ऑल अदर थिंग्स आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ AIM-120C5 and PL-12 or SD-10. So two most used missiles in Pakistan's Air Force inventory, AIM-120C5 और हमारे 75 F-16 में से अराउंड 60 to 62 F-16 यूज़ करते हैं, क्योंकि बकाया जो हैं ADF स्टैंडर्ड्स की F-16 है, सो दे कांट फायर AIM-120C5। एंड जितने भी ब्लॉक 1s, ब्लॉक 2s, ब्लॉक 2 ब्रावो ड्यूल सीट JF-17 से पाकिस्तान इन्वेंट्री में, पाकिस्तान एयरफोर्स की इन्वेंट्री में, वो सारे PL-12 या SD-10 को यूज़ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। वन मोर थिंग ऑल्सो, आई विल एक्सप्लेन कि मल्टी टारगेट इंगेजमेंट क्या होता है एंड मिसाइल का पिटबुल या एक्टिव होना क्या चीज़ होती है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं बेसिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि एक एयर टू एयर मिसाइल एक्चुअली होती क्या है, इन अ वेरी लॉजिकल बट नॉट टेक्निकल टर्म्स। सबसे पहले आप ये समझ लें कि एक होलो स्टील पाइप होता है, नहीं होता, जनरली होता भी है नहीं भी होता, बट समझ लें होता है। एक होलो स्टील पाइप होता है एंड उसके अंदर एक बैक साइड पे मोस्टली लेट्स से कि फर्स्ट थर्ड या फिर हाफ, डिपेंड्स ऑन कि आपने कितनी मिनिचराइजेशन की है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो आपकी एयर टू एयर मिसाइल में यूज़ हो रहा है। बस ये समझ लें कि सबसे पहले एक सॉलिड होलो स्टील पाइप होता है एंड उसकी बैक साइड में जो मतलब जो होलो जगह होती है उसके अंदर सॉलिड प्रोपेलेंट फिल किया जाता है। वो फिल कैसे किया जाता है कि दरमियान में एक कैविटी होती है एंड उसके अराउंड सॉलिड प्रोपेलेंट फिल किया जाता है, और जिस जगह तक किया जाता है उस जगह को कहते हैं रॉकेट मोटर। एंड रॉकेट मोटर क्या चीज़ होती है कि वो एक होलो सिलेंडर होता है विद कैविटी एंड उसके अराउंड ग्रेन प्रोपेलेंट, मतलब ग्रेन की शेप का प्रोपेलेंट होता है, उसको फिल किया जाता है। अब जैसे आपको पता है कि फॉर एग्जांपल के जैसे होती है गंदम, अब अगर सिर्फ गंदम के दाने डाल दो तो वो तो ज़रा से भी हिलेगा तो गिर जाएगा। सो उसके लिए एक बाइंडर यूज़ किया जाता है। बस ये समझ लें कि एक ग्लू सा होता है जो उस ग्रेन को साथ जोड़ कर रखते हैं एंड उनको अलग नहीं होने देता जब तक नीड ना हो। एंड वो जो ग्रेन होता है उसमें फ्यूल एंड ऑक्सीडाइज़र होता है। फ्यूल वो चीज़ होती है जो एक्चुअल में थ्रस्ट या जो एक्चुअल में बर्न होती है,
एंड ऑक्सीडाइज़र वो होता है जो उसको बर्न करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप में से कई लोगों के पास कार्स होंगी तो उनमें आप फ्यूल डलवाते हैं एंड कार्स के आगे इनटेक होता है जहाँ से वो इंजन के अंदर हवा लेके जाती हैं। सो मिसाइल्स यानी कि जो नॉर्मल मिसाइल्स होती हैं मतलब रॉकेट मोटर बेस्ड सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट बेस्ड, अब उनमें कोई इनटेक तो नहीं होता, सो उनको ऑक्सीजन भी फॉर एग्जांपल समथिंग अपने बॉडी के अंदर ही रखनी पड़ती है, तो उसको हम ऑक्सीडाइज़र कहते हैं। एंड फ्यूल एंड ऑक्सीडाइज़र मिलकर ग्रेन बनाते हैं एंड ग्रेन्स को साथ रखने के लिए बाइंडर यूज़ होता है। एंड उस बाइंडर एंड ग्रेन को जब मिक्स किया जाता है तो उसको हम कहते हैं सॉलिड प्रोपेलेंट। एंड वो सॉलिड प्रोपेलेंट जब एक हॉलो सिलेंडर की कैविटी के अराउंड रखा जाता है तो उसको हम कहते हैं एक रॉकेट मोटर। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्न टाइम, यानी कि ये जो मिसाइल्स होती हैं ये बर्न कितने टाइम तक करती हैं। सो ए सरप्राइजिंग थिंग फॉर मैनी ऑफ यू, ये बहुत ज़्यादा टाइम तक बर्न नहीं करती। जनरली इनका बर्न टाइम होता है मोस्टली बिलो लेट्स से 10 seconds, but it is mostly let's say के 6 to 7 seconds। एंड फॉर एग्जांपल मैं अभी AM120C5 की एग्जांपल लूँगा। मैं परफेक्टली नहीं बता रहा कि ये कितने टाइम तक बर्न होती है, बट इट इज़ ए गुड नंबर। सो जनरली ये बिलीव किया जाता है कि AM120C5 की मोटर समवेयर अराउंड 7.75 सेकेंड से 8 सेकेंड के दरमियान में कहीं बर्न होती है। एंड जब ये बर्न होती है, जैसे मैंने पहले चैप्टर या टॉपिक में बताया है कि सॉलिड प्रोपेलेंट होता है, जब वो बर्न होता है तो वो एक फोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम न्यूटन्स में एंड यूजुअली मेजर करते हैं। बट इधर इजी या फिर एक लॉजिकली एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता देता हूँ कि यानी कि लेट्स से कि अगर 15,000 न्यूटन फोर्स जनरेट हो रही है या 15,500 न्यूटन फोर्स, तो एंड मिसाइल जो है लेट्स से कि AM120C5 और उसका वेट या उसका मास है 160 kg। सो जो वो थ्रस्ट पैदा करेगी वो होगा अराउंड 1600 किलोग्राम्स, 1580 किलोग्राम्स, बट रेस्ट राउंड अबाउट टू 1600 किलोग्राम्स। सो ये समझ लें कि जब एक AM120C5 जो कि एक सिंगल थ्रस्ट सिंगल पल्स, ओके मैंने दो डिफरेंट टर्म्स यूज़ किया, सिंगल थ्रस्ट एंड सिंगल पल्स मिसाइल है, वो जब बर्न होती है 7.75 या 8 सेकंड्स के लिए, तो वो जो फोर्स जनरेट करती है अपनी 160 किलोग्राम की बॉडी को आगे फेंकने के लिए, तो वो फोर्स होती है 1580 या 1600 किलोग्राम्स। यानी कि इतनी फोर्स से एक होलो स्टील सिलेंडर, यानी कि जिसके अंदर ये हमने सॉलिड रॉकेट बनाया है, आगे इसके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हैं, बैटरी, एक्चुएटर्स, सर्वो मोटर्स में सेम ही चीज़ होती है, सीकर वगैरह, ये सब कुछ को अराउंड 1600 किलोग्राम की फोर्स के साथ आगे की तरफ थ्रो करती है। एंड बस ये समझ लो कि एक बंदा है, उसने अपने हाथ में ये मिसाइल पकड़ी और उसने इतने ज़ोर से फेंकी है कि अगर वो उसका भी फेंकने के 1 सेकंड या फेंकने के एकदम बाद उसका वेट किया जाए तो वो जिस जगह पे जाके लगेगी या उसका वज़न होगा अराउंड 1600 किलोग्राम्स। या आप में से कभी किसी ने बचपन में, या भी आप में से कुछ बच्चे अगर देख रहे हैं, तो आपने अगर किसी जनरल स्टोर में जाके अपना हाथ एक वो जो वेट टूल होता है, ये जिसको जो भी कहते हैं आपकी लैंग्वेज में, उसके ऊपर रखा होगा तो आया होगा कोई 10-15 kg। सो उसी की तरीके से अगर आप इस मिसाइल को जब ये बर्न हो रही है तो उसके ऊपर रखोगे तो ये जितना जितना वेट एग्जर्ट करेगी, यानी कि न्यूटन में तो वो यही होगा कि अराउंड 16,000 या 15,500 न्यूटन्स, बट किलोग्राम में वो अराउंड 1600 किलोग्राम की का वेट होगा। इतने वेट के इक्वल फोर्स जनरेट करती है जो उसे अपनी 160 किलोग्राम की बॉडी को प्रोपेल करने के लिए यूज़ करना पड़ता है और उसकी वजह से वो इतने फार ट्रैवल कर सकती है। नाउ मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ड्यूल थ्रस्ट क्या चीज़ होती है। कीप इन माइंड, मैं ये नहीं कह रहा ड्यूल पल्स, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ड्यूल थ्रस्ट क्या चीज़ होती है। सो जैसे अभी हमने पहले बात की थी कि एक हॉलो सिलेंडर होता है, उसके दरमियान में एक कैविटी होती है और उसके राउंड
एक सॉलिड प्रोपेलेंट को फिल किया जाता है, सो उसको एक इस तरीके से फिल किया जाता है कि जो पहले वाला सॉलिड प्रोपेलेंट होता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए बर्न करता है, लेट्स से कि 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स के लिए बर्न करेगा, एंड वो बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट करेगा, लेट्स से कि 35,000 न्यूटन की फोर्स जनरेट कर रहा है। हम अभी SD10 या PL15 की बात कर रहे हैं। ये एक ड्यूल थ्रस्ट, ना कि ड्यूल पल्स बट ड्यूल थ्रस्ट मिसाइल है, यानी कि इसमें जो पहला स्टेज होता है उसमें थ्रस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है बट वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, और सेकंड स्टेज होता है उसको कहते हैं आई मीन वो भी मतलब नॉर्मल ही होता है, ड्यूल पल्स नहीं होता, बट उसमें ये होता है कि कम फोर्स या कम फोर्स जनरेट होती है बट वो ज़्यादा टाइम के लिए बर्न करता है। सो लेट्स से कि अगर फर्स्ट जो थ्रस्ट है वो अगर 2.5 सेकंड के लिए बर्न हो रहा है और 35,000 न्यूटन फोर्स जनरेट कर रहा है तो वो इसके इक्वल होगा, यानी कि 3,500 या 3,600 किलोग्राम के इक्वल फोर्स से वो मिसाइल को प्रोपेल करेगा अराउंड 2.5 या 3 सेकंड्स तक, एंड उसके बाद कोई भी दरमियान में गैप नहीं होगा, इंस्टेंटली जैसे ही वो फिनिश होगा। सो ड्यूल जो थ्रस्ट उसके आगे जिस तरीके से सॉलिड प्रोपेलेंट की लेआउट बनाई गई है उससे फिर एक दोबारा न्यू पल्स शुरू न्यू सॉरी ड्यूल सेकेंड मोड ऑफ थ्रस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो लेट्स से कि अराउंड 5 सेकंड के लिए सस्टेन करेगा, एंड वो 12,000 न्यूटन फोर्स जनरेट करेगा, एंड 12 या 13,000 न्यूटन फोर्स होती है अराउंड आई मीन 1300 टू 1400 kg, एंड ये समझ लें कि जो पहले वाला थ्रस्ट था वो अराउंड 3,500 kg था बट वो सिर्फ 2 या 3 सेकंड्स के लिए था, एंड राइट आफ्टर दैट जो सेकंड स्टेज ऑफ थ्रस्ट, नॉट सेकंड पल्स बट सेकंड स्टेज ऑफ थ्रस्ट था जो इंस्टेंटली स्टार्ट हुआ, क्योंकि प्रोपेलेंट की कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से बिठाई गई थी मिसाइल की बॉडी के अंदर कि वो 5 सेकंड तक होगा इन कंपैरिजन टू 2 या 3 सेकंड्स, एंड वो कम मतलब थ्रस्ट जनरेट करेगा बट वो मोर एफिशिएंटली उस थ्रस्ट को जनरेट करेगा। सो ये मिसाइल काफ़ी यूनिक कि शॉर्ट रेंजेस के लिए तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगी, एंड अगर इसको हायर एल्टीट्यूड में फायर किया गया तो ये नॉर्मल सिंगल बट कम थ्रस्ट वाली मिसाइल से ज़्यादा रेंज भी दे सकती है। बट वन मोर थिंग, मिसाइल की रेंज सिर्फ किनेमैटिक्स पे नहीं बट बैटरी टाइम पे भी डिपेंड करती है, पर ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया, पर मैं इधर थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा एंड में, ओके। एंड नो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ड्यूल पल्स क्या होता है। नाउ इट इज़ नॉट ड्यूल थ्रस्ट बट ड्यूल पल्स, यानी कि पहले एक थ्रस्ट की पल्स जनरेट होती है जैसे नॉर्मल मिसाइल में होती थी या PL12 या AM120C5 में, एंड देन there is a barrier in between which is called pulse separation device, या फिर नॉर्मली अगर मैं लॉजिकली बताऊँ ना कि टेक्निकली, तो बस ये समझ लें कि एक बैरियर होता है दो सॉलिड प्रोपेलेंट के दरमियान में। सो जैसे ही पहले वाला बर्न करके फिनिश हो जाता है तो मिसाइल में अभी भी प्रोपेलेंट रहता है जो कि सेपरेट हुआ होता है एक पल्स सेपरेशन डिवाइस से। बस ये समझ लें कि एक बहुत बड़ा मेटल का पीस दो सॉलिड प्रोपेलेंट्स के दरमियान में होता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, एंड उस नॉर्मली ऐसा नहीं होता, बट जस्ट लॉजिकली बता रहा हूँ ना कि टेक्निकली। सो समझ लें कि उस जो वो पल्स सेपरेशन डिवाइस है उसके अंदर भी एक इग्निशन होता है। सो पहली पल्स हैपन होती है जैसे M120C5 या PL12 में हो रही थी, एंड मिसाइल को एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी पे वो छोड़ देती है, ओके, लीव कर देती है पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी पे। एंड जब भी मिसाइल का इंटरनल कंप्यूटर डिसाइड करता है लुकिंग एट ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग लाइक हाउ टारगेट इज रिएक्टिंग एट ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑन पे बेस्ड, जब उसको ऑप्टिमल लगता है तो वो जो दरमियान में पल्स सेपरेशन डिवाइस थी वो एक सेकंड इग्निशन, यानी कि जो सेकंड पल्स होती है या जो सेकंड चेंबर होता है प्रोपेलेंट का, उसको भी इग्नाइट कर देती है। सो मिसाइल को दोबारा से एक एनर्जी जो उसने लूज़ की होती है अपने सारे ग्लाइड फेज में उसको रीगेन कर लेती है, ओके। एंड जो ड्यूल पल्स की मिसाइल्स होती हैं ये जनरली
डायमीटर में ज़्यादा होती हैं एंड लेंथ में ज़्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू सिंगल पल्स मिसाइल्स। फॉर एग्जांपल के AIM-120 को देख लो या फिर PL-12 को देख लो, इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है साइज़ में। क्योंकि अगर सेम ही साइज़ में, अगर M120 के साइज़ में अगर आप एक ही प्रोपेलेंट को अगर ड्यूल पल्स बनाने की ट्राई कर रहे हो तो दरमियान में थोड़ी सी स्पेस ज़ाया होगी पल्स सेपरेशन डिवाइस की वजह से भी। सो वो कोई मीनिंगफुल नहीं रहेगा क्योंकि पहली पल्स ही बेयरली इनफ होती है उसको इनफ प्रोपेल करने के लिए। ओके, एंड नाउ कि मीटियोर रैमजेट है। सो आई विल नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन रैमजेट क्या होता है। इससे अच्छा आप यूट्यूब पे जाके लिख लो कि रैमजेट 3D एनिमेशन, वो उससे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। बस रैमजेट ये होता है कि सबसे पहले जो मीटियोर है इसको सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट कहते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है, मतलब जो फर्स्ट उस मिसाइल को प्रोपेल करना पड़ता है टू अ सर्टेन स्पीड बिफोर रैमजेट कैन वर्क। सो उसके लिए पहले एक रॉकेट प्रोपेलेंट ही होता है जो बर्न होता है, तो वो क्योंकि वो होलो पाइप होता है मिसाइल, तो जैसे ही सॉलिड प्रोपेलेंट बर्न करता है तो वो एक एग्जॉस्ट यानी कि अंदर से खाली हो जाता है, तो आगे जो रैम जेट होता है उसको वर्क या उसको एग्जॉस्ट करने के लिए एक स्पेस मिल जाती है। सो उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि आपको सिर्फ फ्यूल रखना होता है, ऑक्सीडाइज़र नहीं रखना होता है। जैसे मैंने अपने पहले सेकंड या फर्स्ट मतलब किसी में भी एक्सप्लेन किया था कि ऑक्सीडाइज़र क्या चीज़ होती है, वो उसमें ऑक्सीडाइज़र नहीं ज़रूर चाहिए होता, तो मोस्ट स्पेस फ्यूल को मिल जाती है। एंड जो रैमजेट होता है उसमें कोई इतने ख़ास मूविंग पार्ट्स भी नहीं होते। सो उसमें कुछ एडवांटेजेस हैं बट कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। बट वो आप जाके ना के 3D एनिमेशन हाउ रैमजेट वर्क ऐसा कुछ जाके यूट्यूब में लिख लें तो वो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि वो 3D एनिमेशन के साथ बताएंगे सब कुछ, तो दैट शुड बी ए बेटर एक्सप्लेनेशन। एंड ये जो मिसाइल्स होती हैं कि रैम जेट वाली, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक बर्न कर सकती हैं, सो इनका नो एस्केप जोन काफ़ी बड़ा होता है। नो एस्केप जोन वो होता है कि फॉर एग्जांपल के आगे से एक जेट आ रहा है, आपने उसके ऊपर मिसाइल फायर की है और वो जेट यू टर्न लेके कि 180 डिग्री घूम के पीछे भाग गया है। अगर ये चीज़ वो हायर एल्टीट्यूड्स में कर रहा है, जैसे कि 10,000 मीटर्स और 35 36 आई मीन वट एवर 1000 फीट्स, उसमें ये होता है कि अगर हायर अल्टीट्यूड्स में तो नॉर्मल जो मिसाइल्स होती है सिंगल पल्स भी जो होती है वो भी उसको कैचअप कर लेगी इन अ गिवन रेंज। जो ड्यूल पल्स होती है उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है। बट ये जो रैमजेट वाली होती है ये अपनी के थोड़ा सा कंट्रोल भी कर सकती हैं, इवन सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट अपने थ्रस्ट को। सो दे कैन कीप द थ्रस्ट, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा थ्रस्ट यानी सॉरी बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ ना करो, थोड़ा सा फ्यूल सेव कर लो, जब चाहिए हो तब यूज़ करो। सो इसकी वजह से ये काफ़ी टाइम तक अपने टारगेट को चेज़ कर सकती है। पर नो एस्केप जोन का ये मतलब नहीं होता कि अगर एक टारगेट नो एस्केप जोन में है तो वो 100% डेड ही है, ऐसा नहीं है। वो टारगेट इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स यूज़ कर सकता है, नॉच कर सकता है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल में जाओ तो पल्स डॉपलर फिल्ट्रेशन को इश्यूज आएंगे टारगेट को देखने के लिए। और अगर मिसाइल अपना डॉपलर फिल्टर ऑफ करेगी तो उसको ग्राउंड कटर दिखेगा। सो अगर ग्राउंड के पास या ऊपर से नीचे की तरफ एक मिसाइल का सीकर देख रहा है तो वो अपना पल्स डॉपलर फिल्टर ऑफ नहीं कर सकता। मैं कभी ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि पल्स डॉपलर फिल्टर रेडार्स में क्या होता है, बट वो आज की चीज़ नहीं है। एंड नाउ मैं एक टर्म को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आई एम नॉट श्योर, अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे को नहीं पता कि मैं इसके लिए कोई एनिमेशन फाइंड कर पाऊँगा या मैं कुछ भी जेनेरिक यूज़ कर पाऊँगा या नहीं। ये टर्म जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ मिल गया तो मैं इसको इधर लगा दूंगा अभी स्क्रीन पे, अगर नहीं मिला तो बस एक्सप्लेनेशन से ही काम चलाओ सब। ये जो होता है ना कि लीड करती है मिसाइल अपने टारगेट को, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि टेक्निकली नहीं लॉजिकली मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ सबको ये क्या चीज़ होती है। तो अगर आप में से कभी किसी ने कोई शूटर गेम खेली हो यानी कि पबजी वगैरह, तो वैसे ही काफ़ी पॉपुलर है। बट अगर नहीं भी खेली तो रियल लाइफ में फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भाग रहा है तो आप उसको पत्थर मार रहे हो, मारना नहीं चाहिए पर अगर मार रहे हो तो आप ना उसके थोड़ा सा आगे मारोगे, कि जब तक मतलब हमारे पत्थर को जितना टाइम लगेगा इधर से उधर ट्रैवल करने के लिए तो उतने टाइम में वो बंदा कहाँ पे होगा आप उधर मारोगे। सिमिलरली अगर आप पबजी वगैरह खेल रहे हो तो अगर दूर किसी बंदे को M4 से स्प्रे कर रही हो या
OAWM M24 कार 98 वगैरह ऐसे शॉट ले रहे हो तो आप बंदे के थोड़ा सा फ्रंट में मारोगे, यानी कि जब तक बुलेट उधर पहुंचेगी तब तक बंदा कहाँ होगा आप प्रिडिक्ट करके फायर करते हो। तो मिसाइल्स भी ऐसे ही अपने टारगेट को फॉलो करती हैं। फॉर एग्जांपल एक टारगेट लेफ़्ट साइड जा रहा है एंड आपने उसके परपेंडिकुलर उसको शूट किया है, तो ये मिसाइल वो नहीं करेगी कि अभी टारगेट जिधर है उधर नहीं जाएगी। मिसाइल टारगेट की स्पीड को देखेगी, अपनी स्पीड को देखेगी, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन एवरीथिंग, एंड वो प्रिडिक्ट करेगी कि जब तक मैं इधर से उधर पहुंचूंगी तब वो टारगेट कहाँ पे होगा। पर इसमें इशू ये आता है कि अगर टारगेट टर्न ले ले, जैसे कि वो लेफ़्ट जा रहा था उसने सडनली राइट साइड पे टर्न ले लिया है, तो अब मिसाइल को बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करके राइट साइड पे टर्न लेके उतनी ही लीड दोबारा रखनी पड़ेगी। सो इसके लिए जो मिसाइल्स होती हैं ड्यूल पल्स हो गई या फिर रैम जेट मिसाइल्स हो गई लाइक सॉलिड डक्टेड रैम जेट लाइक मीटियोर। सो इसके लिए ये काफ़ी जानी जाती हैं, नो एस्केप जोन, यानी कि अगर टारगेट बहुत ज़्यादा इवेसिव मैन्यूवर्स ले भी रहा है तो देयर इज़ अ गुड चांस दे विल स्टिल हैव इनफ एनर्जी टू रीच देयर टारगेट। सो अभी दो टॉपिक्स हैं उनको मैं सेम ही में बता देता हूँ कि मल्टी टारगेट इंगेजमेंट ये होती है कि जब आप एक टारगेट के ऊपर मिसाइल फायर करते हैं देन थ्रू टू वे डेटा लिंक आप उस मिसाइल को कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर वो टारगेट ए के लिए जा रही थी एंड सडनली देयर इज़ अ टारगेट बी विच इज़ लाइक इन हाई प्रायोरिटी, सो आप मिसाइल को कह सकते हैं लीव टारगेट ए एंड गो टू टारगेट बी। दैट इज़ मल्टी टारगेट इंगेजमेंट। एंड नाउ पिटबुल और मिसाइल गोइंग एक्टिव, इट इज़ बेसिकली जो मिसाइल के अंदर सीकर होता है एंड जो बैटरी होती है मिसाइल के अंदर वो एक पर्टिकुलर टाइम तक की उस सीकर को पावर कर सकती है। सो इसके लिए जो टर्मिनल 20 या 30 किलोमीटर्स होते हैं सिर्फ उनमें ही जाके जो अपना मिसाइल का सीकर होता है वो ऑन होता है, एंड जैसे ही वो सीकर ऑन हो जाता है उसको कहते हैं पिटबुल या मिसाइल का एक्टिव हो जाना। एंड तब एनिमी को उसके RWR पे मतलब ये भी पता चल जाता है कि एक मिसाइल ने उसे लॉक कर लिया। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मैंने अगेन ट्राई किया है कि मैं लॉजिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम बुलशिट टेक्निकल वर्ड्स दैट आर नॉट नीडेड हेयर। अगर किसी ने उतने टेक्निकल वर्ड्स जानने हैं तो वो इधर नहीं आएगा ये सब कुछ वीडियो देखने के लिए। एंड यप दैट इज़ इट। एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलना या कुछ ना कुछ कमेंट कर देना अगर फालतू का टाइम हुआ आप में से किसी के पास। उससे ये होता है कि वीडियो को थोड़ी ज़्यादा रीच मिल जाती है और थोड़े ज़्यादा लोगों को ये फालतू का ज्ञान मिल जाएगा कि मिसाइल्स कैसे वर्क करती हैं। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।